अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तान में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। इस वक्त मुल्क का यानी आप समझें कमो बेश बहुत ज़्यादा एरिया जो है 3 सूबों के अंदर अब वो सैलाब की जद में है। सूबा सिंध जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि अभी तक पूरी तरह हिट नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगले 2-3 दिन में वो भी हिट होगा। जब पंजनत के ऊपर पानी कलेक्ट होगा पहुंचेगा तो उसके बाद हमें उसकी एक्चुअल सूरत हाल पता चलेगी। अल्लाह करे कि अंदाजे सारे गलत हों और बचत हो जाए। लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त और KPK के अंदर तो बहुत ही तबाही मच गई हुई है। पंजाब और KPK में जहाँ पे यह तबाही जो है वो कुदरती आफत की वजह से भी है, उसके अलावा हमारी अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ, नालायकियाँ वो भी उसमें शामिल हैं। वो अलग बात है कि ना हमारे हुक्मरान पहले कभी माने थे ना अभी मानेंगे, लेकिन हम आवाम जो है अपनी मदद आपके तहत खुद से एक दूसरों की मदद कर रही है। कुछ रफ़ाई इदारे हैं वो कर रहे हैं, मजहबी तंजीमें वो कर रही हैं और सबसे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान यहाँ पे मदद कर रही है। मेरे साथ आज इस शो में काफ़ी गेस्ट हैं, काफ़ी अपना पढ़े लिखे लोग भी हैं जो आपको सोल्यूशन से बताएंगे और एक्चुअल असल इशू बताएंगे कि हुआ क्या, कि जैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये भी एक मिथ है, इसको भी एड्रेस करेंगे। लेकिन पहले ज़रा रिपोर्ट्स ले लें। मुझे ज्वाइन किया जुल्करनैन शेख, इम्तियाज़ अली ने और मिर्ज़ा अवैस बेग ने। ये तीनों हमारे रिपोर्टर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं 365 के। एक रावी पे, एक सतलुज पे, एक चनाब पे हैं। तो जुल्करनैन आप सबसे करीब है हमारे, आप ज़रा पहले मुझे बताएं क्या सिचुएशन है वहाँ की। देखें, रावी को जब पाकिस्तान में एंटर होता है तो सबसे पहले जस्सड़ आता है। जस्सड़ के बाद साइफन के बाद लाहौर जो शादरा है, और उसके बाद बलोकी और फिर सिंधनाई। जस्सड़ के ऊपर इस वक्त 93,000 क्यूसिक वाटर पानी का फ्लो है और ये बढ़ रहा है, राइजिंग है। इसके बाद साइफन पर 1,14,000 है और ये अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बढ़ना शुरू होगा आज रात को। लेकिन इस वक्त शादरा के मकाम पर जो कल रात की निस्बत यानी 24 घंटे पहले यहाँ से 2,20,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा था, लेकिन इस वक्त वो 1,08,000 क्यूसिक हो चुका है। लेकिन जो सैलाबी रेला इस वक्त मैक्सिमम जो गुजर रहा है वो बलोकी से गुजर रहा है। इस वक्त बलोकी पर 2,30,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है और सिंधनाई में 2 से 3 सितंबर तक ये पहुंचेगा और वहां पर कहा जा रहा है कि 1,50,000-60,000 क्यूसिक पानी पहुंचेगा। रावी ने लाहौर, शादरा, पहले ये नौरोवाल डिस्ट्रिक्ट हमने देखा, शकरगढ़, करतारपुर, वो पूरा इलाका डूबने के बाद जब लाहौर में ये एंटर हुआ तो शादरा से मुलक्का आबादियाँ, बदामी बाग के साथ आबादियाँ, चूंग और ठोकर की निजी सोसाइटियाँ, वहाँ पर जो है वो पानी कई फुट तक चला गया। अब वो रेला तो चला गया है, लेकिन ये रेला अब आगे कहाँ तबाही मचाएगा? ये उकाड़ा, दीपालपुर, रेनाला खुर्द, ये कमालिया, ये वो इलाके हैं जो अब रावी का अगला टारगेट होंगे। जो ये जुल्करनैन मुझे बताएं, ये जो हाउसिंग सोसाइटियां इनके अंदर से पानी अब निकला है, कुछ कम हुआ है, लोगों को आसानी हुई है? ये सबसे अहम बात है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जो पानी घुसा है वो कई फुट तक है। अब वहां पर अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है या पानी का इंतजार किया जा रहा है कि ये कम हो। कुछ फीट पानी कम हुआ है। जो अलार्मिंग पॉइंट है मुबशर साहब वो ये है कि आज जो लाहौर में बारिश हुई है, इस सिस्टम का 90% हिस्सा जो है वो इंडियन साइड पर बरसा है। जो जस्सड़ पे राइजिंग आया, कल जब 2,20,000 क्यूसिक पानी का रेला लाहौर से गुजर रहा था तो उस वक्त जस्सड़ जो इंडिया से पाकिस्तान में रावी के दाखिल होने का पॉइंट है, वहां पर 70,000 क्यूसिक था, लेकिन इस वक्त वो 93-95,000 क्यूसिक हो गया, राइज कर रहा है। अगर नेक्स्ट वेव बनती है, नया रेला बनता है और वो रेला 1,20,000 क्यूसिक से भी ऊपर हुआ तो लाहौर की ये जो निजी सोसाइटियां हैं जहां पर पहले इतना पानी खड़ा है, तो ये रेला उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि जितनी भी ये सोसाइटीज हैं या जिन जिन इलाकों में ये पानी गया है, उन इलाकों की मिट्टी नरम हो चुकी है और अगर अब अगला रेला जो पिछले रेले से बिल्कुल आधा भी हो तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। अलार्मिंग पॉइंट ये है, या आप कहें वो दुआ की जाए कि ये जो बारिश का सिस्टम है ये इंडियन पंजाब में कम बरसे, क्योंकि यही बारिश के सिस्टम से जब पानी इकट्ठा होना है तो फिर आना है। हाँ, ये जरूर हुआ है इस बार कि थेन डैम से जो इंडस वाटर कमिश्नर के तहत पहले कम्युनिकेशन होती थी वो इस दफा नहीं की गई। आदादोशुमार ये बताते हैं कि जब भी 55 से 60% तक थेन डैम भरता था तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो कमिश्नर है वो एक दूसरे को बताते थे और फिर इंडिया पानी रिलीज करना शुरू करता था हल्का हल्का, जिससे रावी के अंदर अब 2013
आया था, लेकिन अब की बार 22 अगस्त को जब 87% भरा है तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल एक कहना एक बहुत बड़ा रेला छोड़ा है, राइट, जिससे तबाही आई है। थैंक तो यू अगर एक जुल्करनैन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, आपने हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज, मुझे बताएं, आप सतलुज के खड़े हैं और मैंने सुना है कि कसूर अब बड़ा खतरे में इस वक्त, आज रात को अल्लाह रहम करे। मोशर भाई जो इम्तियाज से रब्ता भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। जिससे तबाहकारियां हो जा रही हैं। और मैं आपको चलूं कि इस वक्त सतलुज दरिया के किनारे पर मौजूद हूँ। तलवार पार पोस्ट का ये इलाका है और यहाँ से आज मैंने 15 किलोमीटर का सफ़र पानी में रेस्क्यू 1122 की बोट पर किया और जहाँ पर 20 गांव जो है वो बिल्कुल ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पर जो तबाही का ये आलम है कि जो शहरी हैं, जो मकामी मल्लाह हैं, वो भी अपने मदद के तहत वहाँ से इनखला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों एकड़ फसल जो है यहाँ पर वो काश्त थी चावल की, मक्की की, वो बिल्कुल मोशर साहब ख़त्म हो चुकी है। किसानों का समझ लें कि यहाँ पर वो एक साल का सत्यानाश ही हो चुका है, वो बिल्कुल मायूसी के आलम है और अभी भी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले 2 साल से किसान पिस रहे हैं और आज का जो सैलाब है ये ऐसा सैलाब समझा जा रहा था। आज मोशर भाई उन इलाकों को भी टच किया है जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। एक जनरेशन जो कसूर की यहाँ से गुजर चुकी है, जिन्होंने कभी इतना पानी नहीं देखा। और ये बिल्कुल इससे 30 किलोमीटर आगे जो है एक चंदा सिंह गांव है जो कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। मोशर साहब बिल्कुल वो 90% गांव पानी की आब में है, छतों के ऊपर से पानी गुजर रहा है, कोई 10% हिस्सा जो बचा हुआ है। और उस 10% हिस्से में मैंने लोगों को देखा, जब मैंने उनसे बात की कि आप लोग यहाँ से क्यों नहीं नकल मकानी कर रहे, तो उनका कहना था कि उनका माल मवेशी जो है, जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ पर महफूज है, जिनको रेस्क्यू जिले इंतजामिया यहाँ से निकालने के लिए राजी नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ हम इंसानी जानों को बचाएंगे और पहली हमारी तरजीह। तो जानवर भी तो जान ही है ना यार, वो भी तो जान है, उसको भी तो बचाना है, उसके बगैर तो मर जाएंगे ये लोग। बिल्कुल, उन्होंने यही, जब वो बजीद हैं अभी तक नहीं निकले, 3 रोज हो गए, वो अभी तक उन्हीं बस्तियों में, उन्हीं गांव में बैठे हुए हैं, उन्हीं की छतों पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर फलाही तंजीमों की जानिब से बोट के जरिए उनको खाना पहुंचाया जा रहा है। 15 किलोमीटर का ये सफर है जो तो आज रात को क्या डर है? जो लोग मुझे बता रहे हैं कि कसूर शहर में पानी दाखिल हो सकता है, खुदा न खास्ता। बिल्कुल मोशर भाई, पीछे से अभी पानी जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। एक दफा फिर से अब 3 लाख जो लगभग 30,000 का रेला जो है सतलुज से गुजर रहा है और पानी की रेशो जो है अब रफ्तार तेज हो गई। गंडा सिंह हो गया, इसके साथ जुम्मे खां बस्ती बांग्लादेश है, ये वो बस्तियां हैं छोटी छोटी जो बिल्कुल मुकम्मल ज़ेरे आब हैं। पानी अभी कम नहीं हो रहा, पानी की जो सतह ज़मीन से वो बुलंद हो रहा है। मैं 30 फीट ऊपर खड़ा हूँ और मेरे बिल्कुल नीचे जो है वो 20 फीट तक पानी है और रेस्क्यू का अमल सारा दिन आज जारी रहा। आज तकरीबन कुछ 6,000 से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को किया गया वहाँ और वो बहुत ज़्यादा लोग जो है अब जिल्दी बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं पानी में रह रहकर। और यहाँ पर स्मेल, गंदगी, बदबूदार, जहरीले सांप है, बिच्छू हैं। यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी आवाज़ें जो है वो शुरू हो जाती हैं क्योंकि ये खुला एरिया है और ज़्यादातर यहाँ पर मोशर भाई एक अहम बात ये है कि जितनी भी यहाँ पर आबादियाँ हैं तकरीबन ये कोई 30 गांव हैं। 30 गांव में घर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार घर हैं जो। इम्तियाज, आपको कहीं पे हुकूमत वक्त नजर आ रही है? मोशर भाई बिल्कुल भी नहीं, जिला इंतजामिया मुझे कहीं नजर नहीं आई। हकीकत बात तो ये है, रियासत माँ की जैसी होती है लेकिन माँ मुझे यहाँ नजर नहीं आई। माँ सुतीली भी हो सकती है। रेंजर एहलकार और उसके साथ लग तो यही रहा कसूर वालों के लिए जो सूरत हाल आज मैंने सारा कुछ देखा। लेकिन पाक फौज, रेंजर और रेस्क्यू 112 के साथ साथ फलाही तंजीमों की बहुत बड़ी जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिली। अभी भी फलाही तंजीमों की जानिब से यहाँ कैंप लगाए हैं, रेंजर की जानिब से यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है और अभी कुछ देर कबल जो है यहाँ से एक अलखिदमत की जानिब से खाना लेकर जो है कश्ती वो लोग गई। लोग रूठे हुए हैं, वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आपकी जान ज़्यादा अजीज़ है। उनका कहना है कि जब हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पर बह जाएगी, हमारा माल मवेशी बह जाएगा, तो हम भी अगर बह जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हम नहीं जा सकते, बाहर जाकर भी मांगे। दूसरी बड़ी बात मोशर साहब है कि अदादो शुमार के मुताबिक 3 रोज में 10,000 लोगों, इतने माल मवेशी जब बाहर आते हैं तो मैंने हिजरत कर चीजें कम वीडियो में देखी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कपड़े, बैग्स कंधों पर उठाए हिजरत की तरफ कर रहे हैं। बच्चों को अल्लाह रहम करे।
जो इम्तियाज़, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इम्तियाज़ और जुल्करनैन शेख जो थे ये फील्ड में काम कर रहे हैं बेचारे अपने घर को छोड़ के, और वहाँ से ये रिपोर्ट कर रहे थे। मिर्ज़ा अवैस बेग से हमारा राब्ता नहीं हो सक रहा, वो चनाब के ऊपर हैं। अल्लाह ताला उनको भी अपनी ईमान में रखे, खैरियत से रखे। मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर शफीक कंबो ने, माहिर हैं माहौलियाती अबलाग के, और डॉक्टर हसन अब्बास ने, माहिर हैं आबी अमूर के। उनसे पहले मैं आपको बताऊं, ये कार्टून नेटवर्क नहीं, कार्टून नेटवर्क कह रहा हूँ, सॉरी गलत हो गया, मेरी गलती है। उस्मा बुखारी साहब, पता नहीं है नाम आपका मैंने पढ़ा था, क्यों मैंने वो कह दिया। उनका स्टेटमेंट आया कि उन्होंने आज शाज़िब खानज़ादा यानी जियो टेलीविज़न के प्रोग्राम में ये फरमाया कि पंजाब में हम 80 डैम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे अगली बारी कभी आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, गुस्से में नहीं होंगी या कम गुस्से में होंगी, तो मुझे ये बता दीजिएगा आप डैम्स कहती किसको हैं, क्योंकि 80 डैम्स पे एक साथ काम करना वो तो अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका और चाइना शायद ना करें एक साथ 80 डैम्स के ऊपर काम, और अब पंजाब हुकूमत ये कर रही है, तो ये तो पता नहीं कितनी बड़ी आपकी वो है। मेरा ख्याल में आपके पास अभी ये सलाहियत भी नहीं कि जो पानी आ गया उसको आपने निकास कैसे करना, उसको आपने निकालना कैसे है, लेट अलोन आप डैम्स बनाएं और फिर 80 डैम्स बना दें बगैर सोचे समझे। जो है ना स्टेटमेंट्स ये लोगों की दिल आज़ारी करती हैं, ये लोगों को तकलीफ़ पहुँचाती हैं। प्लीज़ तोलें और फिर बोलें। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, और बचपन खैर अब ज़्यादा पुरानी बात है तो मुझे पता नहीं है। शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपने बड़ी किया। मुझे ये बताइएगा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। देखिए मुबशर साहब, पाकिस्तान जो है वो अब माहौलियाती हवाले से अब इस साल को अगर देखा जाए तो अपना सख्त तरीन साल पाकिस्तान ने देखा है। यहाँ पे इतना गैर यकीनी पाना माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में रूनुमा होने वाले वाक़यात से अगर हम पूरे साल में देखें तो कभी यहाँ पे पहले स्मॉग ने साल के शुरू में 1-2 महीने में बहुत तंग किया, फिर यहाँ पे गुरिल्ला हेल्स, क्योंकि वो कहते ज़रूर है, इनके क्लेम्स बड़े होते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत कोई काम नहीं करती। आपको अभी भी मैंने 3 रिपोर्टर्स की 2 की सुनाई बात, कहीं पे आपको हुकूमत नजर नहीं आ रही। क्लेम्स उनके देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन सर वो रिएक्टिव है ना, ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। हम कब से साइंटिस्ट प्रोएक्टिव का मतलब नहीं पता उनको। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इनको अंदाजा ही नहीं था कि साइंसदान, माहौलियाती साइंसदान कह रहे थे कि आने वाले साल जो हैं वो खसूसन ये हिमालय के नीचे रहने वाले मुल्कों के लिए बहुत सख्त हैं। मौसमियाती तब्दीलियों ने यहाँ वेदर पैटर्न्स इंटायरली चेंज कर दिए हैं, या क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चूंकि हम प्रोएक्टिव नहीं है, हमने उनकी पेशबंदी नहीं की, हमने ये नहीं देखा ये डैम आज तो 80 बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये डैम बहुत पहले से प्लान हो जाना। अगर एक डैम कालाबाग सिर्फ बन गया होता या दिया मीर अगर टाइम पे बन गया होता तो बहुत ज्यादा कैलेमिटी से बच गए होते हैं। एग्जैक्टली तो वही मैं कह रहा हूँ। इसी तरह से अगर हमने बहुत पहले से फोरकास्टिंग सिस्टम यहाँ पे इम्प्रूव कर लिया होता और हमने पता चल जाता कि यार ये कितना पानी क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में, ग्लॉफ के नतीजे में, अर्बन फ्लडिंग के नतीजे में, रिवराइन फ्लड्स के नतीजे में कितना पानी हमारे पास पहुंचेगा, उसको हमने किस तरह से डाइवर्ट करना है, मैनेज करना है, इस तरह की कुछ चूँकि प्लानिंग नहीं थी, तो इवेंचुअली ये जो हमें सारा क्यास और ये सारी तबाही नज़र आ रही है, ये उस मिसमैनेजमेंट और प्लानिंग का ना होने की वजह से हो रही है। तो बेसिकली अच्छा, आपका सवाल जो था ना कि ये हो क्यों रहा है, तो वो मैं यही कहूँगा कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है ये हम इंसानों ने अपने एक्शंस के नतीजे में, जिसमें पाकिस्तानी अवाम का हिस्सा बहुत कम है, वो सनती ममालिक जो हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड। पाकिस्तान का क्यों कम है? मुझे एक बात है कि हमने यानी तबाही मचा दी अपने दरख्तों के ऊपर। जी हमने तबाही मचा दी है ग्रीन एरिया के ऊपर, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवा के। तो हमने तो उन सनती यानी मुल्कों से बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। जी वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है वो एनर्जी सेक्टर से खारिज होती है, ट्रांसपोर्ट से, इंडस्ट्री से, बिजली घरों से। लेकिन हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी कोई प्रैक्टिस भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। हम अगर देखा जाए तो आज तक हम तो अभी तक पॉलीथीन को प्रमोट कर रहे हैं। पॉलीथीन को प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ प्लास्टिक को प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ पे गाड़ियों को अभी तक हम इको फ्रेंडली नहीं कर सके, इंडस्ट्री को इको फ्रेंडली नहीं कर सके, दरख्त काटने पे हम तो अपनी हुकूमत को इको फ्रेंडली नहीं कर सके हैं। नहीं कर सके। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, वेलकम टू करा सच। मुझे ये बताइएगा कि आप माहिर हैं आबी अमूर के, ये हमारी हुकूमत या कोई भी हुकूमत, एक की बात नहीं मैं कर रहा, क्यों इसको समझ नहीं आती कि डैम्स हमारी लाइफ लाइन है, डैम्स हमारी लाइफ है एक्चुअली। हम क्यों नहीं बनाते? हम सिर्फ बातें करते हैं, हम इस पर सियासत करते हैं, बनने नहीं देते हम। नहीं, मेरे ख्याल में हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं वो तो डैम्स के फेवर में हैं। इससे पहले वाली हुकूमत को भी देख लें, वो भी डैम्स के फेवर में थी। बना दिया था।
अभी वाली हुकूमत देखो उन्होंने शुरू किए थे प्रोजेक्ट्स, उन्होंने कहा कोई था नहीं शुरू हुआ, कि कोई नहीं शुरू हुआ। नहीं लेट्स बी ऑनेस्ट, देखिए, अपना डॉक्टर साहब, अपना खामखा के नहीं हमें देखिए, तारीफें नहीं दिमर करनी। बाशा डैम शुरू हुआ है। नहीं नहीं, एक मिनट, देखिए दिमर बाशा डैम शुरू हुआ है, और ये जो आपका है वो मोहम्मद कितने डैम, का बनना है? ठीक है। अच्छा, वो कितने का अब बनना देखिए है? बात, एक मिनट, दिया मीर नहीं बादशाह। जितने का भी बन, देखिए बात बात पता है क्या है। देखिए, मैं आपको कुछ और बात कर रहा हूँ, आप प्लीज डॉक्टर साहब, आप मासूम जी आदमी हैं, या आप टेक्नोक्रेट हैं असल में? जी, मैं मासूम नहीं हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल टेक्नोक्रेट मासूम है ना, टेक्नोक्रेट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सियासतदान नहीं है। नहीं, मैं टेक्नोक्रेट भी नहीं हूँ, अच्छा, फिर? मैं इंडस्ट्री का बंदा हूँ, मैं इंडस्ट्री का बंदा हूँ। इंडस्ट्री के आदमी हैं। तो बात जी यह है जी कि अगर जी। 15-16 बिलियन डॉलर का एक डैम बनना था, और आपके पूरे मुल्क में उस वक्त 2 बिलियन डॉलर नहीं थे, तो आपको ही पता था, मुझे ही पता था, ये नहीं बनना अभी। जी और जब तक उसकी पैसे आएंगे, उसकी कॉस्ट जो है पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। नॉन स्टार्टर है। आपने नीलम जलम बनाया, नीलम जलम बनाया, वो बंद और पड़ा हुआ उसके है। उसके टर्बाइंस में जो फ्लॉ है वो भी है, वो कितने महीने से बंद है। टर्बाइंस में नहीं है जी फ्लॉ, उसकी टनल्स कोलैप्स हो गई हैं। और उसकी पहले उसी की टेलर वजह से हुई है टनल ना। कोलैप्स हुई थी, अब हाइड्रेस टनल भी कोलैप्स हो गई है। और उसका कितना लॉस हो रहा है एक महीने में? महीने को छोड़ें, उसका जो है तकरीबन $500 मिलियन पर ईयर उसका नुकसान हो रहा है हमें। दैट्स माय पॉइंट। तो जी, बेसिकली हम अपनी वाटर रिसोर्स को और वाटर रिजर्वॉयर्स को सीरियसली नहीं ले रहे, दैट इज माय आर्ग्यूमेंट। मेरे ख्याल में ये दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, टेल मी, एजुकेट मी। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग। ओके, देखिए बात पता है क्या है, ये जो डैम है ना, ये एक मिथ है। हमें बचपन से बताया गया कि डैम ही सब कुछ होता है, लेकिन एक्चुअली डैम कुछ भी नहीं होता। देखिए डैम आप क्यों बना रहे हैं, आपके पास तीन मकासद हैं डैम के। एक सो कॉल्ड फ्लड कंट्रोल है, दूसरा सो कॉल्ड वाटर स्टोरेज है, और तीसरा अगेन आई वुड से सो कॉल्ड पावर प्रोडक्शन है। ठीक है, बिजली आप बनाते हैं। अब क्या ये बेस्ट तरीका है बिजली बनाने का, फ्लड कंट्रोल का और वाटर स्टोर करने का, या कोई ऑल्टरनेटिव्स भी हैं हमारे पास? ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग दीज थ्री थिंग्स, बट इज दिस द ओनली वे, और इज दिस द बेस्ट वे? हम कंपेयर करते हैं, आई स्टार्ट विद एनर्जी, डॉक्टर साहब, इस पावर वक्त तो प्रोडक्शन। हम हसन अब्बास साहब फ्लड्स के ऊपर बात करें, तो मुझे इसके ऊपर हम बताएं, फ्लड से हम शुरू इसको कैसे चले, कैसे। हम फ्लड से शुरू कर देते हैं, जी। हम फ्लड से शुरू कर देते हैं। देखिए इस वक्त जो फ्लड्स आ रहे हैं आपके पास, स्पेशली रावी और सतलुज में, ठीक है, इसके ऊपर इंडिया के लार्जेस्ट डैम्स बने हुए हैं। तो फिर फ्लड क्यों आ रहा है? अगर फ्लड कंट्रोल करते होते डैम, तो फिर ये फ्लड क्यों आते हैं हमारे पास? जबकि डैम, देखिए हर जगह पे तो डैम नहीं बन सकते, डैम तो पहाड़ों में बनता है, डैम प्लेन्स में नहीं बन सकता, ये तो सबको क्लियर है। हमारा जो इलाका आता है रावी और सतलुज का, वो प्लेन्स में आता है, इसलिए हम तो बना नहीं सकते। जो बना सकते थे, जिनके पास पहाड़ थे, वो इंडिया था, इंडिया ने बना लिए। बनाने के बाद वो पानी को क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? ये जो फ्लड हमारे पास आ रहा है रावी और सतलुज में, ये इंडिया में भी आ रहा है, इंडिया में इस फ्लड होने के बाद हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डैम्स तो कंट्रोल नहीं कर सके ना इस फ्लड को। आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, 1992 में झेलम में बहुत बड़ा फ्लड आया, 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला आया, डैम उसको नहीं रोक सका, डैम ने छोड़ दिया वो पानी, झेलम डूब गया, उसके साथ सैकड़ों देहात डूब गए, 1000 के करीब जानें जाया हो गई, और डैम तो था, डैम तो नहीं रोक सका उस फ्लड को। तो ये जो डैम्स है ना, फिर 1994 में एक रिपोर्ट जो वापडा ने पब्लिश की, उसमें कहा गया कि ये डैम फ्लड कंट्रोल के लिए नहीं है, ना हो सकते हैं, और एनी फ्लड कंट्रोल इज ओनली इंसिडेंटल। तो वापडा भी मान गया कि डैम फ्लड कंट्रोल के लिए नहीं है, तो फ्लड को तो आप आउट कर दें। डैम डिबेट में आप फ्लड कंट्रोल को आप आउट कर दें, डैम फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी चीज आपकी आ जाती है स्टोरेज। डैम कितना पानी स्टोर करता है? लार्ज डैम की बात करता हूं, आपका तरबेला लार्जेस्ट डैम है, वो 7-8 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करता है। मंगला भी तकरीबन 7-8 ही करता है, 6-7 करता है, जितना भी करता है, ठीक है, इतना ही है। आपके पास जो स्टोरेज कुदरत ने बना के दी है आपके रिवराइन एक्वेफर में, वो तकरीबन 500 मिलियन एकड़ है, 500 मिलियन एकड़ फीट है। तो ये तकरीबन 100 गुना ज्यादा है, ये बनी बनाई स्टोरेज है।
अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी स्टोरेज के केस में रिवर एंड एक्वेफर के ऊपर ले जाएं, रिवर एंड एक्वेफर क्या है? आपके दरियाएं काफी चौड़े, इनका जो फ्लड प्लेन है वो तकरीबन एवरेज 6 किलोमीटर चौड़ा है, 6.5 किलोमीटर चौड़ा है, और इस फ्लड प्लेन की जो लंबाई है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर है, और इसके बीच में जो सैंड की डेप्थ है जिसमें ये पानी स्टोर होता है वो तकरीबन 1000 फुट है। ठीक है, आप उसके सिर्फ टॉप 300 मीटर को आप टॉप 100 मीटर यानी 300-400 फुट को आप उसको मैनेज करें तो आपके पास तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज बनती है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट डैम बनाने पे होनी चाहिए जो 5-6 मिलियन एकड़ फुट का होता है, 10 से 20 साल में बनता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है, और जब तक बन नहीं जाता आपको देता कुछ नहीं है। वेयर एज अगर आप एक्वाफर कमाल करते हैं आप, अपना यहाँ पे बिजनेस मॉडल डिस्कस करना शुरू हो गए हैं, बट एनीवे मैं थैंक यू डॉक्टर हसन अब्बास, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और मुझे इनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे फरमा लेते हैं। 79,000 डैम्स अमेरिका में हुए हैं, ठीक है, और तकरीबन को लाख के करीब डैम्स जो चाइना में हैं, और वो बनाई जा रहे हैं, और इंडिया भी धड़ाधड़ बना रहा है, और इधर बैठ के साहब मुझे बता रहे हैं कि डैम्स नहीं होने चाहिए। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड के एनीवे एग्जैक्टली वो देखें ना, वाटर मैनेजमेंट हम जब कहते हैं कि वाटर मैनेजमेंट आप समझाएं आप। एग्जैक्टली डैम्स के बगैर और ये जो रावी में आया हुआ है ना इस वक्त, वो ये रेत जो निकाली हुई और एक्सकवेट किया हुआ है और बजरी निकाली हुई है, उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं। एग्जैक्टली वो मतलब नीचे से इतना खाली हुआ है उसका सारा बेड जो है दरिया का। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मुबश्शिर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ठीक है, ये पानी यहाँ से सदियों से मानसून यहाँ पे एक साल में कुछ 10 साल में एक दफ़ा इतना खौफनाक हो जाता था और इस तरह के ये आ जाते थे। अभी जो हर दूसरे तीसरे साल के बाद फ्लड्स जो हैं ये इतनी रिकरेंटली आने लग गए हैं, इसकी वजह जो है वो मौसमियाती तब्दीली। हम इस हकीकत को जितनी इस न्यू नॉर्मल को नहीं ना मानेंगे उतनी देर तक हमें समझ नहीं आएगी कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जब ये सैलाबों की इतनी ज़्यादा आमद है तो अब हमें अपनी प्लानिंग को इंटायरली चेंज करना होगा। अब हम वो जो पहले बिजनेस एज यूजुअल के लिए एक सैलाब गुजर गया, फिर हमने उसके बाद कुछ अरसे के लिए बैठ गए, हमें अब इसको हंगामी बुनियादों पे कि हमें इस पानी को कैसे मैनेज करना है, इनको डैम्स के अंदर लेके जाएं, इनको हम राब्ता नहरें कोई नई बना के। जो असर अब्बास ने बात मिस की है ना, और मैं आपको जरा स्पेल आउट कर दूं कि अगर सिर्फ कालाबाग डैम होता जी तो 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी आपका स्टोर होता है। एग्जैक्टली। और ये जो 2010 का सैलाब था, मैं उसकी बात करूं, अभी का मुझे नहीं पता, उसमें तकरीबन 2.1 मिलियन एकड़ फीट पानी आया। उस वक्त उसकी जो आम आलमी मंडी है उसमें उसकी जो कीमत थी वो $3 बिलियन थी। एक तो हमने उसको स्टोर नहीं किया और उसे बिजली भी नहीं बनाई, वो और हमारी सस्ती कर देता, हमारी क्रॉप्स को बेहतर करता। दूसरा, हमने $3 बिलियन का एसेट जो है उसको समुंदर की नज़र कर दिया, और मीठा पानी हमारा, और यहाँ पे जो तबाही आई है इंसानी जान की, जानवरों की और ज़मीनों की, वो पता नहीं 13 से 14 बिलियन थी रफली। तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना, ये इन बातों से हो नहीं सकता जो ये कर रहे थे अभी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो डैम बनाने की बात हो रही है कि जी सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बन सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ये ऐसी सूरत हाल है, लेकिन हमें रेजर्वॉयर्स तो बनते हैं ना एग्जैक्टली, आज ये रेजर्वायर्स बन सकते हैं, फिर राब्ता जो कनेक्टिंग नहरें हैं उनके जरिए से जो दरिया सूखे पड़े। मैं अभी एक स्टेटमेंट सुन रहा था अलीम खान साहब की, वो कह रहे थे कि यहाँ पे रूडा ने लेक बनानी थी, झील बनानी थी, ब्रिज बनाना था, तो वो नहीं बनाया ना उन्होंने। तो बात यह है कि अगर वो बनी होती तो डैमेज आपका काफ़ी कंट्रोल हो जाता, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाता। अच्छा, और इसमें खैर एक बात हमें और भी समझने की जरूरत है कि ये कालाबाग डैम क्यों नहीं बन सका ना। हम आज तक पॉलिटिक्स है, लेकिन उन पॉलिटिक्स के पीछे भी शायद अभी ये बात करें इन डैम्स की जो इंडिया में थे, ठीक है, नौशहरा और पूरा बुनीर और स्वात जो डूबा हुआ है वो तो इंडिया के पानी की वजह से नहीं डूबा हुआ, वो तो कुदरती आफत की वजह से डूबा हुआ है। आपसे एक और मैंने बात डिस्कस करनी थी कि मेट ऑफिस हमें कह रहा है कि जी क्लाउड बर्स्ट हुआ। जी, क्लाउड बर्स्ट बड़ा स्पेसिफिक है, जो उसकी डेफिनेशन मैंने देखी है गूगल पे जाके, वो कहते हैं 1 घंटे के अंदर पता नहीं कितने इंच, कितने 100 मिलीमीटर इतनी बारिश हो, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में 4 से 5 किलोमीटर्स में, फिर तो क्लाउड बर्स्ट है। तो ये एक्सेसिव रेन को क्लाउड बर्स्ट क्यों कह रहे हैं?
देखें, क्लाउड बर्स्ट एज इट इज़ बहुत दफ़ा हो जाता है, लेकिन असल मसला ये है कि क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में पानी जहाँ से गुजर रहा है उसके इर्द गिर्द अगर कोई डैम है या वो पानी जो है वो ढलानों पे आके क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो उसके नतीजे में फिर ज़्यादा नुकसान होता है। तो बहुत सारे इवेंट्स जिनको हम हैवी रेन्स कहते हैं वो भी इसी डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं जो हमने यहाँ पे बना रखे हैं। लेकिन इस दफ़ा क्लाउड बर्स्ट की हमें कुछ ज़्यादा रेजोनेंस इसलिए और इसकी एको इतनी ज़्यादा इसलिए फील हो रही है कि इसके नतीजे में डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। डैमेज इसलिए हुआ है कि ये क्लाउड बर्स्ट इस दफ़ा हुए हैं पहाड़ों की चोटियों के ऊपर, और रास्ते में चूँकि हमने डिफॉरेस्टेशन दरख्त काट काट के टिम्बर माफिया ने बहुत सारे ऊपर छोड़े हुए हैं और पत्थर हैं और वो सारी जो मलबा है उसके साथ जब आबादियों पे आया है तो हमें फिर ये ज़्यादा लगा कि अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुए, ये पूरे हिमालयन आउटस्कर्ट्स में, उत्तराखंड में हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं, तो ये हर जगह हो रहे हैं। तो इसलिए हमें इसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है क्लाउड बर्स्ट की। तो मेरा नुक्ता खैर अगेन वही है जो अभी हम वो बहस हमने छोड़ दी है डैम्स वाली, कि जो डैम्स हैं बुनियादी तौर पे उसके पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है कि अब इसका सोल्यूशन पे आ जाए। सोल्यूशन क्या? सबसे पहला जो असल, अगर आप चाहते हैं कि इन वाक़यात की इंटेंसिटी कम हो जाए, जितने ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए, तो दुनिया भर को सारी लीडरशिप को इकट्ठा होकर एक दफ़ा तो ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी होंगी। वो कैसे करेंगे? वो कैसे कम करेंगे? वो नहीं कम करेंगे। तो आप देखें ट्रंप कम करेगा जो सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज डिनायर है। तो मेरे हम ख्याल में अपने मुल्क में तो कर सकते हैं ना सर, हमारी कंट्रीब्यूशन ही लेस देन 1% है। हम कितनी और कम कर रहे हैं? हमने बढ़ानी है सर। आप अपना दरख्त के ऊपर तो जालिम हुए हैं जी, दरख्त है ना, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन जरा कम ही है ना। मैं कहने को पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ स्मॉग हमारे यहाँ जो है वो ट्रंप लाते हैं। स्मॉग की वजूहात जो हैं वो और हैं, वो हमारे यहाँ तो आई मीन वो तो हम कर सकते वो हैं, कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली वो हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ट्रंप साहब जो हैं उनकी तरफ से अगर वो इस एजेंडे को चूंकि ना पूरी दुनिया के अंदर प्रिवेल होने दे रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को कम करने के, बल्कि उन्होंने आते ही पेरिस अकॉर्ड से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा जी ड्रिल बेबी ड्रिल, मैं तो पूरी दुनिया के अंदर जो है जहाँ जहाँ से भी मिलेगा फॉसिल फ्यूल्स जहाँ से ग्रीन हाउस गैस निकलती है। अभी तक अलास्का में किसी को ड्रिलिंग की इजाजत नहीं मिली हुई, वो लाजमी बात है। उनकी सुप्रीम कोर्ट, आखिर वहाँ भी तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं ना जो अभी तक उनको रेजिस्टेंस और उनको सख्ती कर रहे हैं। बट एनी हाउ एंटार्क्टिका पे कर रहे हैं, वहाँ पे भी अपना आप देखें ग्लेशियर्स के साथ मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। सर वो तो खैर कब से हो रहे थे, मैं तो अपनी आंखों से नॉर्थ पोल देख कर आया, वो मुझे पता है कि किस, और हमें जब हमारे जर्मन वो लेके गए एक्सपर्ट्स, उन्होंने बताया कि जब हम 1992 में फर्स्ट टाइम यहाँ पोलर स्टर्न आया था तो यहाँ तक बर्फ़ थी, अब कई 100 किलोमीटर आगे तक पानी पानी है। तो उन्होंने बताया कि यही जो तुम पाकिस्तानी आए हुए ना थर्ड पोल, ये हमारे पास ऊपर थर्ड पोल है ना, नॉर्थ और साउथ पोल 2 पोल हो गए, थर्ड पोल हमारे पास है। उसने कहा तुम्हारा भी ये जो है जल्द मेल्ट के ऊपर जो है ये सारा हमारा ये तीनों कराक्रम, हिमालय और हिंदूकश, उन्होंने कहा ये भी मेल्ट डाउन हो जाना, यहाँ भी लेक्स बनेंगी जिस तरह ये लेक्स बन रही है यहाँ पे बर्फ पिघलने के नतीजे में। इवेंचुअली ये फिर ब्रस्ट होंगी, ग्लाफ जिसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउट ब्रस्ट फ्लडिंग, और ये तुम्हारा सारा कीमती पानी। व्हाट कैन वी डू? सर हमें मेरे ख्याल में 2 काम करने की ज़रूरत है। जो इस वक्त फौरी तौर पे बचना है सारे जो वसानहात हो रहे हैं, इसके लिए तो हमें ख़ुद को इन वाक़यात के मुताबिक ढालना होगा। हमें अपने नॉर्दर्न एरियाज़, हम गाड़ियाँ बेच के किश्तियाँ खरीद लें? नहीं वो नहीं, हम अपने अपने आप को बचाएं ना, जान और माल को तो बचाएं ना सर। हमें किसने रोका है कि हम दरियाओं में घर ना बनाएं, पहाड़ी नदी नालों के दरमियान में घर ना बनाएं? हम दरख्तों को क्यों काटते जा रहे हैं के ऊपर से? वो जब कोई भी ऐसा इवेंट होता है, कोई भी अगर ग्लेशियर फटता है तो वो उसको कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही नहीं है, दरख्त ही नहीं छोड़ा ऊपर से टिम्बर माफिया ने कहीं पे। तो इवेंचुअली ये काम तो हमें, ट्रंप ने नहीं रोका हुआ, तो ये काम तो हम खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो हमें ये करना है कि अपने आप को ढालना है इस नई हकीकत के मुताबिक। सेकंड, हमने जो अहम तरीन काम करना है वो ये है कि सारे नॉर्दर्न एरियाज़ की रीमॉडलिंग करें सर। अब आपने किसी सूरत लोगों को नदी नालों में नहीं तो क्योंकि आने वाले सालों में ये कैलेमिटीज़ बढ़नी है। मुबशर साहब, मैं आपको पहले बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, मैं तो 3 साल से पाकिस्तान में इस बात पर रौला डाल रहा हूँ कि हम मगरब से यही चीज़ें देख के आए हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके हवाले से लोगों के अंदर एजुकेशन है, लोगों के अंदर शऊर है, तो वो चीज़ों को और तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ ना हुक्मरान देख रहे हैं, ना आवाम इस चीज़ को समझ रहे हैं। अभी ये सैलाब किसी साइड पे लगेगा, फिर बिजनेस एज यूजुअल होगा। लेकिन पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स को अब डिस्करेज कर रही हैं। इलेक्ट्रिक कार्स पे कुछ, लेकिन टेक्नोलॉजी इवॉल्व भी हो रही है। अभी BYD लेके आ रही है, वो लेके आ रही है, लेकिन अब उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल करना शुरू कर दिया है।
वो इससे ज़रा एक स्टेप नेक्स्ट है कि उसमें ज़रा समझ रहे और हैं। एमिशंस हैं। हाँ। इसमें सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्योंकि जो इसकी बैटरियां हैं उन बैटरियों के लिए जो लिथियम है वो जब उसकी ड्रिलिंग कर रहे हैं वहाँ से फिर ग्रीन हाउस गैसेस खारिज हो रही हैं। और फिर वो अपना एक वो सारा वही कर रहा है। और फिर उसके टायर गाड़ियों के बड़े रखने पड़ रहे हैं, भारी गाड़ियां हैं, टायर बड़े हैं, तो कहते हैं कि जब ये सड़कों पे मूव करेंगी तो उनके टायरों के उससे फिर कार्बन ज़्यादा निकलेगी, तो इसलिए अभी वो फिर लेकिन एक इसके ऊपर पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि इलेक्ट्रिक कारों को कंट्रोवर्शियल करने के अंदर फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रियलिस्ट का भी बड़ा रोल है। इंटरनेशनली ये कहा जाता है कि वो ये नहीं चाहते कि इवेंचुअली लोग जो हैं इस अल्टरनेटिव सोर्स पे आ गए तो हमारे अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में 4 सूबाई हुकूमतें हैं। इनमें कौन सी हुकूमत जो है जो आपके ख्याल में वॉर फुटिंग के ऊपर इस सैलाब से निपटने के लिए सही काम कर रही है? देखिए, मैं कोई इस हवाले से कोई इतना पॉलिसी एनालिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इवेंचुअली यही अखबार तो पढ़ते हैं ना, अखबार तो हम पढ़ते हैं और चीज़ों पे नज़र भी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में चारों ही फिलहाल अभी तक सिंध पे कोई इतना बड़ा इम्तिहान आया नहीं, सिवाय कराची के उस बड़े जो अर्बन फ्लडिंग हुई है। नहीं मुर्जा अभी इम्तिहान है सिंध के ऊपर, तो कराची के ऊपर आप फिक्र ना करें। हाँ। ये वंचित, लेकिन ये है कि फिलहाल तक बाकी ये जो दोनों जगह पे एनडीएमए पीडीएमए ने टू सम हाउ रिलीफ में तो अपना रोल प्ले किया है, एनडीएमए और पीडी, लेकिन हमारी तैयारी कोई नहीं थी, हमें मानना पड़ेगा कि हमने तो वो तो उस्मा बुखारी तो कह रही है भाई बड़ी तैयारी थी, वरना बहुत तबाही होती। तबाही तो खैर हमें नज़र आ रही है, वो खैर सियासी उनका एक लाजिम बात है। जब आप रिएक्टिव अप्रोच के तहत जब मीडिया को या हर एक को फेस करेंगे तो आप तो अपनी स्किन सेफ रखेंगे, तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है सच नहीं बोलना, स्किन सेफ करनी है। अपरेंटली तो इन प्राइमा फेस तो लगता है कि ये स्किन सेफ करना ही है। अदरवाइज़ हमने अगर बहुत पहले से प्लानिंग की हुई होती तो शायद इतना नुकसान, इस तरह हाउसिंग सोसाइटियों में पानी ना घुसने देते, पहले से ही बांध इतना मजबूत बन गया होता, हमें पता होता। खैर इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता है कि 6000 हाउसिंग सोसाइटियां सिर्फ पंजाब में बन रही हैं, और उनमें अक्सरियत जो है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की है, और गैर कानूनी, और जो कानूनी भी हैं उनका भी कईयों के मुतालिक मुझे पता चला है कि उन्होंने एनओसी गैर कानूनी तरीके से लिया, अगेन फिर आपको हमें अंदाजा होना चाहिए, चांदी दिखा के। लाज़िम बात है। तो फिर आप इंडस्ट्रियल कंट्रीज के ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोते रहे। नहीं, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मसलन दुनिया में 24% ग्रीन हाउस गैसेस चाइना खारिज कर रहा है। आप पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, जी जी, मैं बात कर रहा हूँ कि हमें खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी है। नहीं लेनी है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त, इसके नतीजे में जो एमिशंस हो रही हैं वो लेस दैन 1% ही है। ठीक है, हम जितनी मर्जी कर लें, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी ना इंडस्ट्री है ना उतना बड़ा। अच्छा, एक सवाल का मुझे जवाब दे, मुझे इसका पता नहीं है। क्यूसेक होता कितना है जो हम रोज बताते हैं जी इतने क्यूसेक आ गया पानी, इतने क्यूसेक आ गया, होता कितना है, मेजर कैसे करते हैं? मतलब अगेन ये उनकी कैलकुलेशन का एक फार्मूला है कि 1 सेकंड में अगर एक जगह से 28 लीटर पानी गुजर जाता है तो उसको फिर क्यूसेक मीटर के अंदर उसमें करते हैं। उनका अपना सिस्टम है जो आप भी माहिरीन है। तो एक नहीं, मैं विजुअलाइज करने के लिए सोच रहा हूँ कि कितना होता है एक क्यूसेक। अब सर आप उसको अंदाज़ा लगा लें कि 28 लीटर पानी अगर एक जगह से मूव करता है, 28 लीटर पानी एक ढेर सारी वो पानी की अमाउंट है, 1 सेकंड में वो गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बल्क में आ रहा है पानी। तो हमारे यहाँ इस वक्त रावी में कुछ 1.25 लाख से 1.5 लाख के दरमियान क्यूसेक जो है ये मीटर पानी जो गुजर रहा है, इसका मतलब है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है। लेकिन एक बात मुबशर साहब मैं आपको ये बताऊँ, ये रावी में इससे ज़्यादा पानी आता था। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी गाड़ी की टैंकी जो 3 क्यूसेक तेल की है, वो एक और पैमाना है, वो रिवराइन वाटर क्यूसेक है ना, क्योंकि उतना हो गया ना, अगर वो 1 सेकंड में निकलेगा हाँ जी, तो उतना ही होगा ना। ये नहीं मैं समझने के लिए कर रहा हूँ, बस वो क्योंकि रिपोर्ट भी करते हैं, मुझे पता नहीं है। वो गुजरते पानी को मापने का आला है। गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डालते हैं उसके लिए हमने लीटर्स रखे हुए हैं इवेंचुअली उसके लिए। और जो है आपने मुझे 28 लीटर से बताया ना, तो मैं अब क्या करूं, मेरा माइंड तो वहीं पे चला गया। आप मुझे ये बताएं कि इसका अखराज कैसे होगा इस पानी का? इवेंचुअली ये जाना तो सारा नीचे नहीं, जो हाउसिंग सोसाइटियों में आ गया वो तो नहीं जाएगा, उसको तो पाथ नहीं मिलेगा। अब फिर हम कोशिश करेंगे वक्त के साथ, अभी कुछ अरसे के लिए पंप आउट करेंगे एग्जैक्टली, उसको रावी में ही फेंकना है हमने, और तो कोई तो तब तक कितनी बीमारियां हो जाएंगी? हाँ एग्जैक्टली, इससे बहुत सारी आपके पास हैज़ा भी फैलेगा, आपके पास मलेरिया भी फैलेगा, आपके पास चिकनगुनिया भी, जो भी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो इवेंचुअली आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में यहाँ पे रहने वाले लोगों को और यहाँ पे जितनी भी आबादी है गिरदा गिर्द, उसको ये सब सफ़र करना पड़ेगा। डॉक्टर शफीक अम्बो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन शेख, इम्तियाज़ अली, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल का स्टूडियो से बैठ के पता चलता। कल मैं जब अपनी टीम साथ रावी पे गया था तो मुझे अंदाज़ा हुआ था कि कितनी खौफनाक
तेज़ी के साथ वो पानी आ रहा है और कितनी तबाही कर रहा है। कल खरा सच की टीम इंशाल्लाह सतलुज जाएगी और सतलुज से आपको वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है। हम फिलहाल रिपोर्ट कर सकते हैं और हम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसकी मदद कर सकते हैं कि हम निशानदेही कर सकते हैं कहाँ पे लोग ट्रैप्ड हैं, कहाँ पे नहीं हैं, ताकि रेस्क्यू के इदारे जो हैं वो हर जगह पे उनके एफर्ट्स डाइल्यूट ना हों। लेकिन एज अ नेशन हम सारों को पहले रेस्क्यू के अमल से गुजरना पड़ेगा और फिर उनकी रिहेबिलिटेशन का अमल जो है वो उसके बाद शुरू होगा। अभी ये बड़ी लंबी आप समझे जंग चलनी है और ये जिहाद है और इसका नहीं मुझे पता टाइम पीरियड के कब तक इसके असरात रहेंगे। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें इससे आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।